राधे राधे भाई लोग, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज न्यूसेंट का चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। इतिहास, भारत का इतिहास। प्राचीन भारत इतिहास कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था। वो किसने बांटा था? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलिडियस ने। प्राचीन भारत कितने भाग में बटा हुआ है? तो वो 4 भागों में। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित सदस्य। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वो वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वो वेद है। वेद का संकलन करता कौन है? तो वेद व्यास। वेद कितने प्रकार होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता। अब बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में बात करें, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध मंत्र क्या है? वह गायत्री मंत्र है। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का समर्पित प्रसिद्ध मंत्र क्या है? तो वो गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो वो खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो वो खील कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई थी? तो 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई थी? तो 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की है? 200। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? इंद्र के लिए तो 250। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की? तो 200। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ किसका स्थान था? तो ब्राह्मण का। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ किसका स्थान था? तो ब्राह्मण का। अब बात करेंगे यजुर्वेद। इसमें मंत्रों और बलि के नियम मिलते हैं। किसमें मंत्र और बलि के नियम मिलते हैं? यजुर्वेद में। किसमें मंत्र और बलि के नियम मिलते हैं? यजुर्वेद में। इसमें यज्ञ का नियम, विधि विधान का संकलन मिलता है। किसमें यज्ञ का नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है? तो यजुर्वेद में। कौन सा वेद में बलि का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद में। कौन सा वेद में बलि का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद में। कौन सा वेद में गद और पद दोनों है? यजुर्वेद में। कौन सा वेद में गद और पद दोनों है? यजुर्वेद में। कौन सा वेद में गद और पद दोनों है? तो यजुर्वेद में। सामवेद, इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद, इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। तो यजुर्वेद। अर्थवेद में, अर्थवेद के बारे में बात करते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र और लगभग 6000 पद है। औषधि का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। औषधि का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। औषधि का उल्लेख कौन सा वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। मानव के सभी पक्षों जो जीवन में हो, गृह निर्माण, कृषि इत्यादि की खोज कौन से वेद में हुआ है? अथर्ववेद में। मानव के सभी पक्षों जो जीवन में हो, गृह निर्माण, कृषि जो होता है आदि का खोज कौन से वेद में हुआ है? अथर्ववेद में। जादू टोना कौन सा वेद में आता है? तो अथर्ववेद में। जादू टोना अथर्ववेद में आता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन का वेद है ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है।
उपनिषदों की संख्या 160, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कौन सी संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयनी। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कौन सी संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है जाबोल उपनिषद में। चारों आश्रमों का भी उल्लेख मिलता है जाबोल उपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और परमाणविक किसको मानी जाती है? तो मनुस्मृति को। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और परमाणविक किसको मानी जाती है? मनुस्मृति को। मनुस्मृति कौन से काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का। मनुस्मृति कौन से काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का। वेदांग की संख्या कितने हैं? तो वो 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वेदांग की संख्या 6 है। सूत्रों में कौन सा धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है? गौतम धर्मसूत्र। सूत्रों में कौन से धर्मसूत्र सबसे प्राचीन? गौतम धर्मसूत्र। पुरुषों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों की संख्या कितनी? 18। पुराण जैसे और पुराण और उसके संबंधित वंश, जैसे विष्णु पुराण का संबंधित वंश है मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। पुराण में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक क्या है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है मत्स्य पुराण है। किसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? तो वो जातक में। किसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? तो जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। किसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णन है? तो कथावस्तु में। किसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र वर्णन मिलता है? तो कथावस्तु में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने को सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? वो कल्हण ने। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो वो कल्हण ने। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित? चचनामा में। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित? चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन? अली अहमद है। चचनामा के लेखक कौन? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। पहली बार किसमें लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है? अष्टाध्यायी में। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें किया? अष्टाध्यायी में। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। टेसियस कौन था? यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियन कौन था? यह ईरान का राजवैद्य था। इतिहास का पिता किसे? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? तो हेरोडोटस की। हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? तो हेरोडोटस की। मेगास्थनीज कौन थे? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की। डायमेकस कौन था? यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस कौन था? तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस का विवरण कौन से युग से संबंधित है? मौर्य युग से। डायमेकस का विवरण कौन से युग से संबंधित है? मौर्य युग से। मिस्र नरेश टॉलमी फिलोडोल्फस का राजदूत कौन था? डायोनिसियस। मिस्र नरेश टॉलमी फिलोडोल्फस का राजदूत कौन था? डायोनिसियस। अशोक के दरबार में कौन सा यूनानी लेखक आया था? तो डायोनिसियस आया था। अशोक के दरबार में कौन सा यूनानी लेखक आया था? डायोनिसियस। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने।
दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने। प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने। प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने। अब चीनी लेखक के बारे में बात करें। फाहियन, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियन जो था वह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कौन? तो फाहियन 14 वर्षों तक भारत में रहा था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। संयुगन जो कि चीनी ने लिखा, यह 518 ईस्वी में भारत, संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। यह 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। संयुगन जो है 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। हेनसंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसंग कौन था? यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। यह 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और 1 वर्ष में वह भारत का राज्य कपिसा पहुंचा। हेनसंग भारत में 15 वर्ष ठहरकर 645 में चीन लौट गए। हेनसंग जो था वो 15 वर्ष भारत में ठहरकर 645 में चीन लौट गए। यह बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। हेनसंग जो था बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। हेनसंग ने भ्रमण वृत्तांत सियासुकीनामा से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। हेनसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव के प्रतिमा का भी पूजन किया था। हेनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। हेनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। हेनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग जो था वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बरूनी अरबी लेखक है। अब अरबी लेखक की बात करते हैं तो अरबी लेखक में अल-बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बरूनी तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बरूनी द्वारा लिखी गई कीर्ति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज की थी। तहकीक ए हिंद जिसे हम भारत की खोज कहते हैं उसकी खोज की थी, उसने लिखी थी। अल-बरूनी की लिखी हुई पुस्तक कीर्ति जो है वह है उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसको किताब भारत की खोज कहते हैं। इब्न बतूता अरबी लेखक है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया या उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है। अन्य लेखक जैसे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ जो है तिब्बती लेखक है। इसने कंग्यूर या तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? तो तारानाथ ने। तारानाथ ने कंग्यूर या तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसके ग्रंथ में भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। किसके ग्रंथ में? तारानाथ के ग्रंथ में भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसके विवरण में जैसे मार्को पोलो के विवरण में पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब बात करेंगे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। जैसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा अभिलेख है? सहोगरा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सहोगरा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होता है? भारत भीतरी स्तंभ लेख से। हुन की जानकारी किससे प्राप्त है? भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन सा अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख जिसका शासक भानुगुप्त है। एरन अभिलेख का शासक भानुगुप्त है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है।
सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? एनन अभिलेख, जिसका शासक भानुगुप्त है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके लिए अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों का पूरा इतिहास कौन से अभिलेख से मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। रेशम बुनकर की श्रेणियों का पूरा इतिहास कौन से अभिलेख मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व स्थल बुर्ज होम से गर्ताभास, जिससे गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी के साहित्य में कांसापन कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापन कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन से शासकों ने किया था? यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाती है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाती है। हाथी गुफा अभिलेख, जिसे तिथि रहित अभिलेख कहते हैं, उसका शासक कलिंगराज खालवेल है। हाथी गुफा अभिलेख जिसे तिथि रहित अभिलेख कहते हैं, उसका शासक कलिंगराज खालवेल है। जूनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख, इसका शासक जो है रुद्रदमन है। हाथी गुफा अभिलेख, जिसको तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, उसका शासक जो था कलिंगराज खारवेल था। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का शासक कौन था? रुद्रदमन था। नासिक अभिलेख का शासक गौतमी बलश्री था। प्रयाग स्तंभ लेख का शासक समुद्रगुप्त था। एहोल स्तंभ लेख का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। मंदसौर अभिलेख का शासक मालवा नरेश जसोवर्मन। मंदसौर अभिलेख का शासक कौन था? मालवा नरेश जसोवर्मन। ग्वालियर स्तंभ लेख का शासक कौन था? प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर स्तंभ लेख का शासक कौन था? प्रतिहार नरेश भोज। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन था? स्कंदगुप्त। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन था? स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख का शासक कौन था? बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख का शासक कौन था? बंगाल शासक विजय सेन। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के में उसके संगीत प्रेमी होने का वर्णन का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेम होने का वर्णन मिलता है। अरिकमेडु, जो पुदुचेरी के निकट से है, रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु, जो पुदुचेरी के निकट है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु, जो पुदुचेरी के निकट है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो वह नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कौन सी शैली कहलाती है? द्रविड़ शैली। मंदिर और स्थान। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। गुंडेश्वर मंदिर कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। गुंडेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें। प्रागैतिहासिक काल जो है 3 प्रकार के थे। प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया हो, उसे प्रागैतिहासिक काल जिसको कहते हैं, या प्री हिस्टोरी। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं उद्धृत किया गया हो, उसे प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरी कहते हैं, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उसका उपलब्ध लेख जो पढ़े नहीं जा सकते हैं, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसको प्रोटो हिस्टोरी कहते हैं। और इतिहास, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, उसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। जैसे ज्ञानी मानव होमोसेपियन, इसका प्रवेश जो धरती पर आज से 30,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव जिसको होमोसेपियंस कहते हैं, उसका जो धरती में प्रवेश हुआ था वो 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल।
पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल। इसमें मानव के जीवन का मुख्य आधार क्या था, तो वह शिकार था। इसमें मानव के जीवन का पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो वो शिकार था। पूर्व पाषाण युग में शिकार के मनोरंजन का साधन था। पूर्व पाषाण युग में शिकार ही मनोरंजन का साधन था। पूर्व पाषाण युग में शिकार ही मनोरंजन का साधन था। आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कौन से काल में, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कौन सी काल में हुआ था, नव पाषाण काल में। पहिए नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कौन सी हुई, किस काल में हुई, तो नव पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कौन सी काल में हुई थी, नव पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कौन सी काल में हुई थी, नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किस को पालतू बनाया, तो कुत्तों को। मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, कुत्तों को। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया, तांबा, जिससे कुल्हाड़ी बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तांबा, जिससे कुल्हाड़ी बनाया था। कृषि का आविष्कार किस काल में, नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, नव पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी, गेहूं और जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, वो चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त है, मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, मेहरगढ़ से। किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, तो कोल्डिहवा। चावल का संबंध किस प्राचीन साक्ष्य से है, तो कोल्डिहवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से है, कोल्डिहवा से। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे, स्फटिक, जिसको हम पत्थर के बोलते हैं, जिसको हम पत्थर बोलते हैं। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने थे, तो स्फटिक, जिसको हम पत्थर के औजार बोलते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, जिसमें 1863 में वो पहले व्यक्ति थे। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी 1863 में। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी 1867 ईस्वी में हुई थी। मध्य पाषाण काल की जानकारी कब हुई थी, 1867 ईस्वी में। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन है, वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की सिंधी भाषा में क्या कहा गया, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा गया, मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध नार्वे संस्कृति से है। इनाम गांव क्या है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध नार्वे संस्कृति से था। इनाम गांव का संबंध किससे था, नार्वे संस्कृति से। इनाम गांव का संबंध नार्वे संस्कृति से था। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। कौन प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया, रिजले ने। कौन प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया, रिजले ने।
कौन प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था, वो रीजनिंग किया था। थैंक्स भाई लोग।